हाँ जी, आवाज़ आ रही। नमस्कार सभी को। सरोकार कला सेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। हम बात कर रहे थे महाराणा सांगा। तो हमने पिछली क्लास में महाराणा सांगा पूर्ण कर दिया था। आज हमारा टॉपिक रहेगा विक्रमादित्य। पहले एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद में हम बात करेंगे महाराणा सांगा की, महाराणा विक्रमादित्य की। तो सांगा को हमने दो भागों में बांटकर पढ़ा था, एक तो उसकी पॉलिटिकल अचीवमेंट, एक उसकी कल्चरल अचीवमेंट। तो पॉलिटिकल अचीवमेंट में मैंने बात की सांगा के समय उत्तर भारत की तीन सबसे बड़ी रियासत कौन कौन सी, एक दिल्ली, एक मालवा, एक गुजरात के बारे में। ठीक है, दिल्ली का उस समय राजा था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का बेटा था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच में दो युद्ध होते, एक खातौली का युद्ध, एक बाड़ी का युद्ध। दोनों युद्ध में सांगा विजय हो जाता है, इब्राहिम लोदी को हरा देता है। उसके बाद मैंने बात की थी मालवा के साथ में। मालवा का राजा था नासिर शाह। नासिर शाह का बेटा था महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड और सांगा के बीच में गागरोन का युद्ध होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस समय तात्कालिक कारण माना जाता है जो संदेरी का राजा था मेदिनी राय, और संदेरी का राजा मेदिनी राय अपने आप को स्वतंत्र मानते हुए सांगा के पास में शरण ले जाता, और सांगा ने गागरोन का किला किला भेंट दे रखा था। और इसी को लेकर खिलजी सेकंड ने गागरोन पर अटैक किया और सांगा ने इस युद्ध में खिलजी सेकंड को भी हरा दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने बात की गुजरात के साथ में। गुजरात का उस समय राजा कौन? तो गुजरात का उस समय राजा था महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा का बेटा था मुजफ्फर शाह, और मुजफ्फर शाह और सांगा के बीच में ईडर के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर विवाद था, इसलिए युद्ध होता है। ईडर में दो भाई राजा बनना चाहते, एक रायमल, एक बारमल, और दोनों ही एक रायमल का सपोर्ट करता है सांगा और भारमल का सपोर्ट करता है कौन? मुजफ्फर शाह। और इसी कारण इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, और इसमें एक बार पुनः सांगा जीत जाता है। कालांतर में रायमल की मृत्यु हो जाती है, इसलिए बाद में वापिस पुनः राजा कौन बनता है? भारमल। क्योंकि हम बात करते हैं जब खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से लड़ने के लिए कौन आता है? भारमल आता है। ठीक है, उसके बाद में बात करूं तो इसी बीच उज्बेकिस्तान के समरकंद से मुगल बाबर एक बार पुनः भारत की तरफ बढ़ता है, और इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर भारत में आगरा के ठीक पास में बयाना पर अधिकार कर लेता है, और बयाना में अपने प्रशासन मेहंदी ख्वाजा को रख देता है। ये बात जब सांगा को पता चलती है तो सांगा ने बयाना पर अटैक किया और बयाना के मेहंदी ख्वाजा को और बाबर को हरा देता है। बाबर एक बार पुनः आक्रमण करता है, अब की बार सैनिकों ने मना कर दिया। तब से बाबर ने जिहाद जैसी और शराब जैसी और तमगा कर जैसी घोषणाएं की, जिसमें शराब को बैन किया और तमगा कर को समाप्त किया, और जिहाद जैसे धर्म जैसे युद्ध को मान्यता प्रदान की। और इधर सांगा सभी को पाती पर्वन के तहत सभी को लेटर लिखते हुए आह्वान करता है कि हम सब मिलकर इस युद्ध में भाग लेंगे। हमने अलग अलग राजाओं की एक लिस्ट बनाई जिसमें अनेक राजाएं हैं सांगा की तरफ से लड़ने के लिए। ये मैंने बात कर रही। इस युद्ध में सांगा नहीं, बाबर जीत जाता है और सांगा हार जाता है। इसके मैंने कारण देखे, कारण बताए क्यों बाबर जीता। तो बाबर की तोपखाना और बाबर की तुलुगुमा पद्धति और बाबर की खुफिया एजेंसी। और सांगा क्यों हार जाता है? सांगा के नेतृत्व का अभाव क्यों, और कुछ जैसे खानजादे नागौर के ऐसे कुछ थे, वो बीच में ही बाबर के साथ में मिल जाते हैं, विश्वासघात कह सकते हैं। और उसके बाद मैंने बात की थी बाबर जीतने के बाद में गाजी की उपाधि धारण करता है, और इसके हमने परिणाम देख लिए। इस युद्ध के हमने परिणाम देखे, प्रभाव देखे, परिणाम इस परिणाम क्या निकला? तो बाबर के बाद में जो भी मुगल राज कर रहे थे उसको राज करना आसान हो गया। इसमें हिंदू कला संस्कृति का नुकसान हुआ, और इसमें युद्ध नहीं संयोग पर बल दिया। उसके बाद में ये ऐसे हमने परिणाम देख लिए। इसके बाद में मैंने सांगा की कल्चरल अचीवमेंट की बात की थी। कल्चरल अचीवमेंट में मैंने बात की थी सांगा की
टाइटल के बारे में। सांगा को हिंदू पथ कहते हैं, हिंदुओं के मार्ग पर चलने वाला। हिंदू पथ मतलब हिंदुओं के मार्ग पर चलने वाला। और सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं, सैनिकों को साथ में लेकर चलने वाला। और सिपाहियों का अंश कहते हैं, सिपाहियों का टुकड़ा कहते हैं इसको। ये किसने कहा? तो ये टोड कहता है, कर्नल टोड कहता है। इसके बाद मैंने बात की थी, बाबर खुद अपने बाबरनामा में लिखता है कि सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार रहते थे। ये बाबर खुद अपने तुजू के बाबरी में लिखता है। तुजू के बाबरी में लिखता है कि सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार रहते थे। बाबर खुद तारीफ करता है सांगा की। अब आज हम पढ़ेंगे सांगा के बाद में जो भी राजा बने उसके बारे में। सांगा के बाद में बड़ा राजा बनता है, वो बनता है विक्रमादित्य। परंतु सांगा के जस्ट बाद में राजा बनता है वो सांगा का ज्येष्ठ पुत्र, जो भोजराज के बाद में राजा बनता है। भोजराज के बाद में रतन सिंह, क्योंकि भोजराज का निधन सांगा के काल में ही हो जाता है, खानवा के युद्ध में। तो हम बात करते हैं, आज का टॉपिक रहेगा हमारा विक्रमादित्य। ठीक है, तो शायद मैंने 2 मिनट या 3 मिनट लिए जिसमें आपके पूरा रिवीजन करवा दिया। पहले वाली जो भी पढ़ी है ना मैंने, शायद मोटे मोटे तौर, मैं ये नहीं कहता कि मैंने एक एक बात आपको बताई, नहीं, हो सकता है मेरे से भी त्रुटि हुई है कहीं, तो आप सुधार करना, परंतु मैं भी सुधार करूंगा। परंतु जो भी हमने 1 घंटे की क्लास में जो भी पढ़ा है ना, उसको मैंने 2 या 3 मिनट में एक बार पुनः रिवीजन करवा। इससे क्या है कि आपका तालमेल बैठ सके, हम क्या पढ़ रहे थे और कहाँ से हमें पढ़ना स्टार्ट करना है ये हमें पता चल जाए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे महाराणा विक्रमादित्य। आप हेडिंग लगाओ महाराणा विक्रमादित्य। इससे पहले मैं बात करूं तो सांगा के पुत्र, सांगा के पुत्र, सांगा के 4 बेटे थे। बड़ा बेटा भोजराज, जो खानवा के युद्ध में लड़ते हुए मारा जाता है। पर तो हमें ये याद रखना है, भोजराज की पत्नी का नाम है वो मीरा है। तो मीरा के पति कौन? तो भोजराज, ये याद रखना। तो ससुर कौन? तो सांगा। तो एक बेटा भोजराज, ये मीरा के पति। दूसरा रतन सिंह, ये राजा बनता है कब? तो 1528 से लगाकर 1531 तक। सांगा के बाद में यदि राजा बनता है वो रतन सिंह बनता है। कौन राजा बनता है? रतन सिंह। ठीक है, तो कोई आपसे यदि मेवाड़ में कोई क्रम पूछेगा तो यह यहां से पूछेगा। गुहिलों में कोई भी क्रम पूछेगा तो यहां से, यहां शुरुआत से पूछेगा, बप्पा रावल से, या फिर यहां से, क्योंकि हमने रावल शाखा में एक रतन सिंह और पढ़ लिया, तो इसको आप सेकंड कह सकते, रतन सिंह सेकंड, या महाराणा रतन सिंह कह सकते हैं, उसको रावल रतन सिंह कहते हैं। ठीक है, तो ये राजा कब बनते? तो 1528 से लगाकर 1531 के बीच में। परंतु इसका एक मित्र था बूंदी का सूरजमल, और बूंदी का सूरजमल और रतन सिंह दोनों आकेट खेलने जाते हैं। कालांतर में इन दोनों के आपस में विवाद के कारण दोनों ही आपस में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये आप याद रखना, बूंदी के राजा
सूरजमल लड़ते हुए मारे जाते। किसके साथ में? तो महाराणा रतन सिंह बूंदी के राजा सूरजमल के साथ में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद में राजा बनता है, वो बनता है कौन? वो राजा बनता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य राजा कब बनता है? तो 1531 से लगाकर 1537 के बीच में। और 4 नंबर पर राजा बनता है उदय सिंह। उदय सिंह राजा कब बनता है? तो 1537 से लगाकर 1572 तक। इसके बाद में कुछ समय के लिए जगमहल बन जाते और जगमहल के बाद में प्रताप बन जाता है। ये तो उदय सिंह के पुत्र है, परंतु हमें सांगा के पुत्र पूछे तो ये आपके क्रम से लिखे हुए। कोई क्रम से पूछ ले तो भी याद रखना, और कोई क्रम से न पूछे तो भी याद रखना, क्योंकि आपसे ये रतन सिंह के जरूर बारे में कोई पूछेगा, ठीक है। आप ये लिख दो। हाँ, अब हम आगे बात करते हैं। हेडिंग लगाओ, महाराणा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कब राजा बनता है? 1531 से लगाकर 1537 के बीच में, ठीक है। अब विक्रमादित्य के समय हमें ध्यान ये देना है कि विक्रमादित्य के समय गुजरात का राजा था बहादुर शाह। बहादुर शाह का अटैक हो गया। कब किया? तो 1533 ईस्वी। विक्रमादित्य उस समय छोटा था और अयोग्य था। अयोग्य मतलब आप विकलांगता कह सकते हो उसको, शारीरिक निपुण नहीं था। तो इसीलिए विक्रमादित्य की जो संरक्षिका रही थी वह रही थी कौन? तो इसकी माता कर्मावती। बेसिकली कर्मावती की 2 संतान थी, कर्मावती और सांगा की दोनों। कर्मावती बूंदी की राजकुमारी थी और कर्मावती की 2 संतान थी। बड़ा बेटा विक्रमादित्य, छोटा बेटा उदय सिंह। ये दोनों मैं बात करूं, ये मैंने बात की थी, ये दोनों लास्ट वाले विक्रमादित्य और उदय सिंह, ये दोनों ही कर्मावती के पुत्र हैं। ये कर्मावती के पुत्र। अब तो संरक्षिका के रूप में कौन रही? कर्मावती। बहादुर शाह ने आक्रमण किया 1533 ईस्वी में। तब तो कर्मावती ने एक बार रणथंभौर देकर बहादुर शाह को वापस भेज दिया। अब बहादुर शाह को लगा ठीक है यार, ये मामला, एक बार आक्रमण किया तो रणथंभौर मिल गया, दोबारा आक्रमण करेंगे क्या पता, चित्तौड़ वालों के पास में तो कई किले हैं, मसान भोमट कोई भी मिल जाएगा तो अपने लिए अच्छा है। तो दोबारा आक्रमण कर देता है। कब करता है? तो 1534 और 35 में एक बार पुनः आक्रमण करता है। और दूसरे आक्रमण को, बहादुर शाह के दूसरे आक्रमण को दूसरा चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहते हैं। क्यों कहते हैं? इस समय सामंतों ने मना कर दिया, कोई भी किला नहीं देना है। कर्मावती ने कहा तो हम लड़ेंगे, परंतु अब की बार राजा नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? सामंत लड़ेगा। तो राजा कहाँ जाएगा? तो राजा
अयोग्य होने के कारण या छोटे होने के कारण, भाई उदय सिंह तो छोटा था, अयोग्य विक्रमादित्य था, तो दोनों को बूंदी मेल दिया। बूंदी उनके ननियाल था। तब इन्हीं में से एक सामंत था जो खानवा के युद्ध में लड़ता है, जिसका नाम मिलता है देवलिया के बाघ सिंह। तो देवलिया के बाघ सिंह ने इस युद्ध का नेतृत्व किया। अब साके में दो चीज होती है, एक जोहर होता है, एक केसरिया होता है। जोहर किसने किया? तो कर्मावती ने, और केसरिया देवलिया के बाघ सिंह। देवलिया उस समय कहा जाता था। अब आज के वर्तमान के दृष्टिकोण में कहूं तो प्रतापगढ़ कह सकते हैं। अब बात है, ये हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती? भाई कोई तो होगा जो कहेगा कि ये जानकारी मैं देता हूं, मैं देता हूं। ठीक है, तो एक मिनट। हाँ ठीक। तो ये जानकारी देने वाला एक अभिलेख मिलता है हमें, पुर ताम्रपत्र। पुर एक भीलवाड़ा के अंदर स्थान है, और पुर ताम्रपत्र अभिलेख में लिखा हुआ मिलता है, जो 1535 ईस्वी का यह अभिलेख है, जिसमें लिखा हुआ है कि मैं कर्मावती, मैं जोहर करने से पहले मैं ये इन गरीबों को दान देना चाहती हूँ और दान दे रही हूँ, ऐसी ऐसी पूरी बात लिखी हुई। तब हम कहते हैं कि चित्तौड़ के दूसरे शाखे की जानकारी देने वाला एकमात्र अभिलेख वो कौन सा है? तो पुर ताम्रपत्र। यहाँ कर्मावती के जोहर की जानकारी देने वाला, यहाँ कर्मावती के दान देने की प्रथा या दान देने की जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो कहाँ से होती है? तो पुर ताम्रपत्र। कब का है पुर ताम्रपत्र? तो 1535। तब हम कहते हैं कि बहादुर शाह ने आक्रमण कब किया? तो 1535। इस समय मैं बात करूं तो कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं उस समय, बहादुर शाह तो इस चित्तौड़ आया हुआ था, तो बहादुर शाह का एक नेतृत्व, और बहादुर शाह ने एक किले पर और अधिकार करा, मालवा के कुछ भूभाग पर अधिकार कर रहा था। तो हुमायूं ने मालवा पर अटैक कर दिया और मालवा पर कब्जा कर दिया। बहादुर शाह तो था नहीं वहाँ, किसी और सैनिक को किला दे रखा था, तो हुमायूं ने वहाँ पर कब्जा कर दिया। अब आ नहीं पाया वो। कुछ कहानियाँ कहती है कि आया था, तब तक ये जोर हो गया था, परंतु पुर ताम्रपत्र कहता है कि हुमायूं आ नहीं पाया था, क्योंकि हुमायूं ने मालवा पर अधिकार कर लिया था बहादुर शाह के। और बहादुर शाह इस किले को जीतने के बाद में वापस मालवा जाता है, तो मालवा में एक बार पुनः हुमायूं हरा देता है। हुमायूं हराता है, तब बहादुर शाह वहाँ से भागता है और दक्षिण की तरफ चलता जाता है, दक्षिण की दमन दीव की तरफ। और दमन दीव में पुर्तगालियों के साथ में लड़ते हुए उसको, बहादुर शाह को समुद्र के अंदर फेंक देते। ये बहादुर शाह की मोटी मोटी घटना थी, वो हो गई। तो बहादुर शाह तो निपट गया। तो ये हमें चित्तौड़ का दूसरा शाखे की पूरी हमें कहानी कहाँ से पता चलती? तो पुर ताम्रपत्र की। और कई बार परीक्षा में आ चुका है। क्या प्रश्न आता है ये मैं बात कर चुका हूँ। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि चित्तौड़ के दूसरे शाखे की जानकारी देने वाला कौन सा अभिलेख है? तो पुर ताम्रपत्र। या कर्मावती के दान देने की प्रथा की जानकारी हमें देता है कौन है? पुर ताम्रपत्र। या कर्मावती के जोहर करने की हमें प्रमाणिकता कौन देता है? तो पुर ताम्रपत्र। आपको जैसा भी प्रश्न पूछे तो पुर ताम्रपत्र जैसा, मतलब इससे संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई ये और पूछ ले आप यहाँ कर दो कि सर ने कहा था, जैसा भी नहीं, इससे संबंधित। अब इसी बीच मैं बात करूं तो कुछ समय के बाद में वापिस एक बार गुहिलों के हाथ में वापिस चित्तौड़ का किला आ गया, क्योंकि बहादुर चला गया और हुमायूं इधर आया नहीं वापिस। अब बात आई कौन राजा बने? तो उदय सिंह तो छोटा उस समय और विक्रमादित्य अयोग्य। तो सामंतों ने मिलकर कहा कि इस
साके को लीड करने वाले ही सामंत थे, क्यों ना इन्हीं के कोई रिलेटिव, कोई सामंत हो, अच्छा पद है, उसको बना दे। तो इन्हीं के संबंधित कौन है कि अभी भी सांगा का भाई पृथ्वीराज और पृथ्वीराज के 10 पुत्र, पृथ्वीराज के 10 पुत्र बैठा है, उसको राजा बना दे। और 10 पुत्र का नाम था बनवीर, तो बनवीर को राजा बना दे। अब बनवीर राजा बनता है और बनवीर तब गद्दी पर बैठता है, तब लगता है यार ठीक है ये मामला, गद्दी ऐसी है यार, है कूल कूल लग रहा है, माहौल अच्छा बन रहा है। तो बनवीर ने विचार आया, मैं तो राजा हूं उदय सिंह बड़ा होने तक, उदय सिंह बड़ा हो जाएगा तो मुझे हटा देंगी सामंत। यदि मैं उदय सिंह की हत्या कर दूं तो राजा कौन, फिर तो मैं ही। फिर भी क्यों ना उदय सिंह के साथ में बनवीर की विक्रमादित्य की हत्या कर दूं, कि बाद में भाई तो वो है, विकलांग हुआ तो क्या हुआ, संरक्षिका बन सकती है तो कोई संरक्षक बन जाएगा और राजा इसको बना देगा विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य और बनवीर को दोनों को निपटा देता हूं, जिसके तहत बाद में राज बन। और एक बार पुनः बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। ये बात जब पन्नाधाई को पता चली, पन्नाधाई जो उदय उदय सिंह की लालन पालन करने वाली महिला कर्मावती ने अपने पुत्र उदय सिंह को पन्नाधाई के हाथों में सौंप दिया कि पन्ना अब तू ध्यान रखना, मैं तो यहाँ से चली जा रही हूँ, तू इसका लालन पालन करना, अपने बेटे से अधिक मानकर और अपने स्वामी के रूप में मानकर इसकी रक्षा करना। तब पन्ना ने अपने पुत्र संदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की। प्रातः स्मरणीय महिला है वो, इतना बड़ा कलेजा उस महिला ने अपने पुत्र संदन को कटवाकर अपने स्वामी उदय सिंह की रक्षा की। न भूतो न भविष्य से ऐसा उदाहरण नहीं तो देखने को मिला है और नहीं मिलेगा। अपने पुत्र की हत्या अपने आंखों के सामने कैसे दे सकती है महिला, पर तो उसने देखा और अपने स्वामी की रक्षा की। उदय सिंह को वहां से लेकर कुंभलगढ़ जाते, पहले तो टोट जाती, टोडा राय सिंह टोंक वाला, पर तो वहां पर शरण नहीं देते। तो कुछ समय के बाद में कुंभलगढ़ आती। कुंभलगढ़ के उस समय सामंत थे आशा आशा देवलिया ने वहां पर शरण दी। आशा देवपुरा, सॉरी देवलिया नहीं, आशा देवपुरा ने वहां पर शरण दी। और कुछ समय के बाद में सामंतों को इकट्ठा करके यहाँ ननियाल पक्ष जो भी बूंदी वालों को वहां से बुलाकर उदय सिंह का राज तलब किया गया। अब मैं इस तक कहानी लिख देता, उसके बाद में मैं आगे और हम कहानी बात करेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाओ, महाराणा विक्रमादित्य हेडिंग लगाइए। तो महाराणा विक्रमादित्य के पिता का नाम लिखो आप, पिता सांगा, माता कर्मावती। पीछे लिख दो संरक्षिका। ठीक है। भाई उदय सिंह, ये लिखो तो वरना कोई बात, ठीक है। इस समय गुजरात के राजा बहादुर शाह ने
आक्रमण किया। जो रणथंभौर का किला देकर वापस भेजा। कब? 1533। फिर एक बार पुनः आक्रमण करता है बहादुर शाह। कब करता है? तो 1534-35, जिसको हम क्या कहते हैं? चित्तौड़ का दूसरा शाखा। अब शाखा में 2 चीज होती, एक जौहर और एक केसरिया। अब जौहर किसने किया? तो जौहर किया कर्मावती, और केसरिया बाघ सिंह। ये कौन? ये देवलिया के बाघ, देवलिया के दीवान। उस समय देवलिया के दीवान कौन बने भाई? बाघ सिंह। ये हमें जानकारी कहाँ से मिलती? तो ये आप याद रखना, ये हमें संपूर्ण जानकारी रेड पेन से लिख रहा हूं। ताम्रपत्र से मिलती है। ये पुर कहाँ पर स्थान है? तो भीलवाड़ा। कब? तो 1535। ये अभिलेख पूछे कब का है? तो 1535 का। ठीक है। और इसमें कर्मावती ने दान दिया, ये भी जानकारी मिलती है। ठीक है, ये मोटे मोटे रूप से मैंने बात कर दी, आप याद रखना भाई। ये पहली स्लाइड, ये दूसरी स्लाइड। संपूर्ण जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? पुर ताम्रपत्र से। ये इंपॉर्टेंट है भाई। एक ये, एक आपसे क्रम पूछे तो वो याद रखना। दोनों 2 प्रश्न बनते हैं इसमें से। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अगला राजा कौन बनता है। तो इसके बाद में राजा बनता है उदय सिंह। या कुछ इसके बाद में बनवीर के बारे में 2 लाइनें लिखा दूं, आप हेडिंग लगाओ बनवीर। बनवीर ये कौन? तो ये पृथ्वीराज का दासी पुत्र था। अब बात है, किसी को ये भी पता नहीं हो पृथ्वीराज को, तो ये सांगा का भाई। ये तो याद रखना भाई, सांगा का भाई है, जो वही है उड़ना राजकुमार। ठीक है, तो ये बनवीर है। अब आगे मैं बात करूं तो अगला आप हेडिंग लगो महाराणा उदय सिंह। पढ़ लें, टाइम नहीं हुआ है। कितना हुआ है? हाँ, टाइम तो ज़्यादा हो गया भाई, या कल करें? कल करें, आज करें? उदय सिंह आप लिख दो आप।
उदय सिंह जल्दी करवा देता हूँ। महाराणा उदय सिंह। अब महाराणा उदय सिंह राजा कब बनते? तो 1537 से लगाकर 1572 तक ये राजा बनते उदय सिंह। अब उदय सिंह की पॉलिटिकल अचीवमेंट देख लेते। तो उदय सिंह ने मावली के युद्ध में बनवीर को हरा देता है। तो किसके युद्ध में? मावली के युद्ध में। आप उदय सिंह की पॉलिटिकल अचीवमेंट और कल्चरल अचीवमेंट हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। राजनीतिक उपलब्धि या राजनीतिक उपलब्धियां, ठीक है। और एक लिख दो कल्चरल अचीवमेंट, सांस्कृतिक उपलब्धि। आपसे कोई मेंस में पूछे तो आपसे सीधा ये प्रश्न आएगा कि महाराणा उदय सिंह की राजनीतिक उपलब्धियों पर टिप्पणी कीजिए। तब मैं जो भी राजनीतिक उपलब्धियों की बात करूं वो पूरी लिखनी है आपको, ठीक है। तो एक नंबर पर मैं बात करूं मावली का युद्ध। हेडिंग लगाओ मावली का युद्ध। बैटल ऑफ मावली कब होता है? 1540 एडी, ठीक है। अब किसके मध्य हुआ? तो एक तरफ बनवीर और एक तरफ उदय सिंह। पर तो इसमें याद रखना मारवाड़ के राजा मालदेव आया हुआ था। किसकी तरफ से? तो उदय सिंह की सहायता करने के लिए। तो किसके मध्य हुआ? उदय सिंह वर्सेस बनवीर। ये शायद मेरे हिसाब से 2013 की पीटी में आया हुआ है। पर यहाँ पर सहायता किसने की थी? तो मालदेव ने। ये मारवाड़ का। ठीक है। बनवीर हार जाता है, ठीक है भाई, और उदय सिंह जीत जाता है। अब परंतु मालदेव की शादी हो रखी थी पाली। कहां पर? पाली। एक मिनट, एक कहानी सुना देता हूं, उसके बाद में हम एंड करते हैं, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे क्योंकि होगा नहीं। हाँ जी। तो मालदेव की शादी हो रखी थी पाली। पाली के अंदर इलाका पड़ता है खेरवा। वहां पर मालदेव की पत्नी का नाम मिलता है हमें स्वरूप देवी। परंतु स्वरूप देवी की बहन थी जिसका नाम मिलता है हमें झाली रानी। अब मालदेव झाली रानी से भी शादी करना चाहता। बंदे की तेज नजर थी। मालदेव ने एक बार कहा स्वरूप देवी से कि मैं तेरी बहन से शादी करना चाहता हूं। परंतु झाली रानी ऐसा नहीं चाहती थी। झाली रानी किसी और से प्रेम करती थी। अब किससे करी? उस समय सबसे बड़ा ताकतवर राजा कौन? उदय सिंह। ये बात जब उदय सिंह को पता चली कि झाली रानी जो पाली के राजा की पुत्री है वो मेरे से प्रेम करती है, तो उदय सिंह वहां गई और झाली रानी घुटनों के बल बैठते हुए कहा कि विल यू मैरी मी। उदय सिंह मना कैसे कर सकता? और उदय सिंह ने हाँ कर दी। अब इससे नाराज कौन? मालदेव। तो मालदेव इधर नाराज हो गया। मालदेव ने कहा ऐसे कैसे कर सकता है, आज मोही काले भूतनी होगी। तो मालदेव नाराज हो गया। तो अगला हरमाड़ा के युद्ध में हाजी खां पठान की सहायता करता है मालदेव।
मालदेव हरमाड़ा के युद्ध में उदय सिंह की सहायता नहीं करता है, तो हाजी का पठान का। तो दूसरा युद्ध आप लिखो, दूसरा हरमाड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ हरमाड़ा कब होता है? तो 1557। किसके मध्य होता है? तो एक तरफ उदय सिंह और एक तरफ हाजी का पठान। पठान है भैया, पठान। ये कहाँ का? अजमेर का। और हरमाड़ा अजमेर में इलाका पड़ता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में युद्ध क्यों होता है भाई? बात आई हरमाड़ा के युद्ध में हाजी का पठान से लड़ना क्यों पड़ गया उदय सिंह को? अब की बार उल्टा हो गया। अब की बार उदय सिंह हाजी का पठान की प्रेमी इच्छा से प्रेम करता था। अब बात देखिए, क्रॉस बाई क्रॉस चल रहा है। हाजी का पठान किससे प्रेम करता? रंग देवी से। रंग देवी उदय सिंह से प्रेम करती थी। ये बात जब उदय सिंह को पता चली, उदय सिंह अजमेर जाता है। अजमेर जाकर फिर से एक बार रंग देवी घुटनों के बल बैठते हुए कहती है, विल यू मैरी मी? तो उदय सिंह मना कैसे कर सकता? तो उदय सिंह ने हाँ कर दी। अब इससे नाराज कौन हुआ? तो हाजी का पठान। क्रॉस बाई क्रॉस चल रहा है बंदा। तो कारण पूछे आपसे तो कारण आप याद रखना, कारण हमेशा महिला ही रही है, पता नहीं। तो कारण रंग देवी, रंग देवी देवी, ठीक है। ये कौन? तो यह उदय सिंह से प्रेम और हाजी खान से इस युद्ध में एक बार पुनः। और इस युद्ध में आप याद रखना, हाजी का पठान का सहायता कौन करता है? तो याद रखना मालदेव। तो मालदेव ने किसकी सहायता की? हाजी का पठान। क्योंकि मालदेव को पता था मेरे हाथ तो न लगी, पर तेरे हाथ से नहीं जाने दूंगा। पर तो चली गई, क्योंकि मालदेव भुगत भोगी था। मालदेव ने अपने झाली रानी वाला वो दर्द देख रखा था, दर्द दिल। तो ये मैंने मोटे मोटे तौर पर पॉलिटिकल क्लास में, और भी है मैं बात करूंगा कल इस पर तो आप ये मोटा मोटा याद रखना। हमने बनवीर ये छोड़ो, ये हमने यहाँ से पढ़ा। महाराणा उदय सिंह कब राजा बनता है? तो 1537 से लगाकर 1572 के बीच में। इसकी राजनीतिक उपलब्धियाँ और उसकी कलसरत से। मावली का युद्ध का किसके किसके मध्य होता है? उदय सिंह और बनवीर के बीच में। बनवीर को हरा देता है और उदय सिंह राजा बन जाता है। इसमें मारवाड़ से मालदेव जो उदय सिंह की सहायता करने के लिए आता है, परंतु मालदेव की पत्नी स्वरूप देवी जो पाली खेरवा की रहने वाली, और इसकी बहन थी झाली रानी, और झाली रानी से भी मालदेव शादी करना चाहता था, परंतु झाली रानी ऐसा नहीं चाहती थी। झाली रानी चाहती थी कि उदय सिंह से करें वो मेरी शादी, इसीलिए उदय सिंह के साथ में शादी हो जाती। और इससे नाराज कौन होता है? तो मालदेव नाराज होता। तो इसकी अगले युद्ध में, हरमाड़ा के युद्ध में, हाजी का पठान की सहायता कौन करता है? मालदेव। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि हरमाड़ा के युद्ध में मारवाड़ का एकमात्र राजा जिसने मुगलों की पठानों की सहायता की, तो वो कौन है? मालदेव। क्यों करता है? क्योंकि लेडीज। बात ये, ठीक है। कारण भी बता दिया मैंने, पूरी एक तरफ मैंने बात की। अब आप पढ़ते रहना, नेक्स्ट क्लास जब भी आई आपको मौका मिले पढ़ते रहना, आराम से पढ़ना, डेडिकेट के साथ पढ़ते। हम क्या है कि हम बात करते हैं डेडिकेट की। आपने कभी मूवी देखी है मुगले आजम, जो 1944 ईस्वी में बनी थी, मुगले आजम? उसमें आप डेडिकेट देखना उस बंदे का,
के आसिफ और नौशाद खान ने बनाई थी। नौशाद शाह थे ऐसे कुछ। मुगल आजम जब बनी थी उस समय उसमें एक गाना मिलता है, आप देखना, वो कौन सा, प्यार किया तो डरना क्या। उस गाने में अनारकली और सलीम जब मिलते हैं तब पीछे बैकग्राउंड में धुन बजती, वो तानसेन वाली। तो ये कि आसिफ ने कहा कि आज के ज़माने में 1944 में तानसेन कहाँ से ले गए। तब नौशाद ने कहा कि एक बंदा है ग्वालियर के अंदर बैठता है, वो भी, परंतु तानसेन तो नहीं कह सकते, परंतु तानसेन से कम भी नहीं। उसका नाम क्या है कि बड़े गुलाम अली साहब, कि वो गा दे देगा कि बिल्कुल ऐसा ऐसा गाता है। उनके पास में गया, नौशाद ने कहा कि आसिफ आए कि फिल्मों में गाना गाने के लिए, आपको ले जाने के लिए। क्या नौशाद तुझे तो पता है ना, मैं फिल्मों में, मैं मूवी में गाना नहीं गाता। कि आसिफ ने कहा गाना तो आप ही गाओ। कि आसिफ सिगार पीती थी, सिगार बड़ी आती है, ये सिगरेट होती है, सिगरेट तो ये छोटी होती, सिगार बहुत बड़ी होती है। कि आसिफ अपने सिगार हाथ में जलते हुए कहता है कि गाना आप भी गाओ। कि पागल है क्या। परंतु अब बड़े गुलाम अली साहब ने कहा कि मैं ये गाने, यदि मैं इसको भगा दूं तो, कि नौशाद ने कहा भगा के देख लो, आप ट्राई कर लो, भाग जाए तो। उस समय 700-800 रुपये में महीने भर के लिए ऐसे गायक कलाकार मिल जाते हैं आपको, महीना भर गिला दो, गाने गिला सकते हो आप। परंतु उस बंदे ने डिमांड की 50,000 की, बड़े गुलाम अली साहब ने। बड़े गुलाम अली साहब ने कहा कि गाने के लिए मैं तैयार हूँ, परंतु 50,000 रुपये लूँगा। कि आसिफ अपने कुर्ते में हाथ डालते हुए, कुर्ते की जेब के अंदर हाथ डालते हुए 10,000 का बंडल निकालता है और टेबल पर रखता है। सिगार की एक चुटकी लेते हुए कहता है कि गाना तो आप ही गाओगे। इसको कहते हैं डेडिकेट। बंदे को पहले से ही विश्वास था गाना गाएगा तो यही गाएगा। उस बंदे की जीवनी पढ़ना आप। उस बंदे की जीवनी यह है कि उस बंदा काम के अंदर इतना गुमसुद हो जाता था कि उसको पता नहीं चलता कि उन, यानी कि फिंगर है, फिंगर के अंदर वो सिगार रखता था, सिगार भूल जाता था वो बुझाने के लिए। सिगार यहाँ से निकलती हुई, जलती हुई, यहाँ से चीरते हुए पार हो जाती थी। हाँ ना, कोई बात नहीं, सर आ गई थी। हाँ, तो यहाँ से पार हो जाती थी, उंगलियां जल जाती थी उस बंदे की। परंतु काम के अंदर इतना वह बंदा डेडिकेट था कि उसको पता नहीं चलता था दिन कब थी रात कब थी। उस बंदे ने अपने मूवी के अंदर अलग अलग राज्य से कलाकार बुलाए, वेशभूषा से लिए अलग, कपड़ों के लिए अलग। तो इसको कहते हैं डेडिकेट। और हम एक किताब पढ़ते हैं, हम कहते हैं यार थक गई। कैसे थक जाते हो, थकना ही नहीं है ना, बात ये है। हाँ, वो सर आ गए थे। तो इसीलिए काम के प्रति आप डेडिकेट रहें। उस बंदे के आप जीवनी पढ़ना पहले तो, और क्या से उस समय के दौर के सबसे बड़े मशहूर, उस बंदे के पास में अपने सिगार के अलावा अंतिम समय में कुछ भी नहीं था। फिल्म रिलीज हुई, उस बंदे के पास में ये सिगार थी, बाकी कोई पैसा, घर पूरा उसने लगा दिया, घर बेच दिया, सब फिल्म के अंदर लगा दिया, मूवी के अंदर। परंतु वह रिलीज हुई, इतनी भीड़ उमड़ी, लोग देखने के लिए तरस गए। इसको कहते हैं 16 साल उस मूवी पर काम चला था। 1944 से लगाकर देश आज़ाद हुआ था
आज़ाद के बाद में भी चली थी। बड़े बड़े सिंगर आए थे उसमें, लता मंगेशकर, शमशाद बेगम जो मशहूर गायिका है। शमशाद बेगम को आपका गाने सुनना, आप मशहूर गायिका है बहुत बड़ी। शमशाद बेगम, बड़े गुलाम अली साहब, ऐसे कई दिग्गज कलाकार उसमें थे। तो आप इसकी जीवनी पढ़ना, मूवियाँ देखते रहो, जैसे आपसे मोटिवेट हो सको। मोटिवेट अंदर से आई है, ठीक रहे, इतना मोटिवेट भी जरूरी नहीं है। तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा हमें करना ही नहीं है। ठीक है, तो ओके, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू, राम राज।